मित्रों, इकोनॉमी के 6 पिलर के अंदर पहला पिलर बैंकिंग फाइनेंस, दूसरा पिलर बजट, तीसरा पिलर बैलेंस ऑफ पेमेंट, चौथा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और वहां पर लास्ट सेशन में हमने जीडीपी इन्फ्लेशन तक पढ़ लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पिलर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन दिया है उस सीक्वेंस में हम ये लेक्चर पढ़ेंगे। अर्थात ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर नए इकोनॉमिक सर्वे ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं, और पिछले वर्ष मोरक्को के माराकेश शहर में UNFCCC समिट हुई तो वहाँ पर क्या आउटकम आए। देन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्रांति आ रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आइकॉन से ही आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, उसके अलावा वाटर सैनिटेशन के लिए क्या योजनाएं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बिजली, पानी, सड़क, मकानों के लिए कौन सी योजनाएं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय, प्रसाद, ये सब क्या चल रहा है, इन सभी का ओवरव्यू लेंगे। लास्ट इज कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर ये गिफ्ट सिटी, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, मतलब वो गुफा खोद के वहां पर पेट्रोल डीजल जो स्टोर करना था, मेगा फूड पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इकोनॉमी का थर्ड पिलर दैट वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका सब कंपोनेंट कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे काबू में ले, वहां पर मैं ये कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं, तो वो वाली स्लाइड आप वापस से देख लेना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का कहना है कि ये किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा या किसी उद्योगपति द्वारा परमानेंट एसेट्स का निर्माण किया जाए, देन इट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये व्याख्या के अनुसार आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसका लाभ क्या होगा। सरकारी बैंकों से, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन सब से आपको कंसेशनल रेट पे लोन फाइनेंस का पैसा मिल सकता है। सेकंड, अगर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया और लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहे, देन आरबीआई की वो 525 रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, उस हिसाब से लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है और टैक्स रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉमन सेंस है, वहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। रोड पढ़ेंगे, रेलवेज, एयरवेज एंड शिपिंग। सबसे पहले रोड। बॉर्डर इलाकों में रोड बनाने का काम किसका है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बनाने का काम कौन देखता है, केंद्र सरकार। और उसके नीचे 1988 में एक कानून पास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो 95 से उसने काम करना शुरू किया। तो नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे वो देखते हैं। 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट में लिखा गया है रोड्स अदर देन नेशनल हाईवे, मतलब ये स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इनका बनाने का, इनको निभाने का काम राज्य के डोमेन में आएगा। और वहां पर भी ये 73rd 4th अमेंडमेंट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट रोड का काम जिला परिषद के पास और विलेज रोड का काम ग्राम पंचायत के पास आ गया। परंतु मित्रों, ये जिला परिषद, ग्राम पंचायत के पास इतना सारा पैसा होता नहीं कि कोई बढ़िया रोड बना सके। राज्य सरकार भी कोई यहाँ पर इतना दिलचस्पी दिखा नहीं रही थी। देयरफॉर साल 2000 में वाजपेयी सरकार लेके आई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -1 और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसका काम देखती है। उद्देश्य था कि सामान्य जो प्लेन मैदानी प्रदेश है वहाँ पर कम से कम 500 लोग रहते हैं, ऐसे इलाके, और ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट डेजर्ट, ये दुर्गम प्रदेश, वहाँ पर 250 लोग या उससे ज़्यादा रहते हैं, ऐसे इलाके, इनको भी ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी दी जाए, वहाँ पर रोड का निर्माण किया जाए। उसके लिए ऊपर केंद्र से नीचे पैसा दिया जाएगा। दैट वाज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -1। उसके बाद साल 2013 में मनमोहन सिंह ने इसको और अपग्रेड कराया कि ये जो पहले से रोड बने थे राज्य सरकारों द्वारा, उसको भी मजबूत करने के लिए पैसा दे, जो नेटवर्क बन चुका है उसको और कंसोलिडेट करे, सो फॉर। उसको बोला गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -2। आगे चल के नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इसको कंटिन्यू रखा, परंतु अपडेट में कि भाई ये ग्रामीण रोड का निर्माण करते वक्त वी विल यूज लोकल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, वेस्ट प्लास्टिक, जियो टेक्सटाइल, आयन स्लैश, फ्लाई ऐश वगैरह वगैरह। बजट के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे कि देयर आर 28 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसके अंदर 6 थी कोर ऑफ द कोर स्कीम, तो बाकी बची 22 दे वर कॉल्ड कोर स्कीम्स। अब आप ये लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 11 नंबर पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट फॉल्स अंडर द कोर स्कीम। अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का पैसों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ऑर्डिनरी स्टेट में 60-40, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 90-10। नए बजट में ये काम करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अच्छा, ग्रामीण सड़कें बन गई।
उसके अलावा क्या, दिसंबर 2016 में हाईवे मिनिस्ट्री लेके आई चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, अर्थात ये उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो पूरा इलाका है वहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जाए। हाईवे को डबल लेन करेंगे। जहां पर लैंडस्लाइड की समस्या है तो कुछ दूसरे इलाके से बाईपास बना के किया जा सके ताकि ट्रैफिक की समस्या से लड़ सके, जान माल की हानि को बचा सके। फिर भी अगर कोई जान माल की हानि होती है तो तुरंत लोगों को लाने ले जाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे। एंड वहां पर ये ट्रैफिक जाम, तीर्थ यात्रा पे लोग आ जाते हैं तो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज का निर्माण करके ऐसे ट्रैफिक बोटलनेक को लड़ने के लिए भी प्रयत्न करेंगे। कुल मिला के 12,000 करोड़ रुपए इस योजना में दिए गए। अब ये अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज की बात हो रही है तो उस अनुसंधान में मई 2016 में हाईवे मिनिस्ट्री और एक योजना लेके आई थी, सेतु भारतम योजना, जिसके अंतर्गत ये रेलवे जा रही है, हाईवे जा रहा है, तो आपस में इनका लेवल क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, या तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज होना चाहिए। इसका लाभ क्या है, कोई आदमी वहां पर फाटक खोल बंद करने के लिए, एक्सीडेंट की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। ये साल 2019 तक सभी हाईवे में लेवल क्रॉसिंग नहीं होगा, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज से सब जाएगा, ऐसा करने की योजना जिसका नाम है सेतु भारतम। अब सेतु भारतम है तो सामने एक सेतु समुद्रम ऐसी भी योजना का प्रस्ताव रखा गया था 97 में। सरकार सोच रही थी कि भाई ये शिपिंग नेविगेशन में हमको जो श्रीलंका से बाईपास होके जाना पड़ता है उसके बदले क्यों ना हम ये भारत और श्रीलंका के बीच, पाक बे और मन्नार गल्फ के बीच ही जो पूरा कोरल रीफ नेटवर्क है उसको तोड़ के एक मस्त कैनाल बना देते हैं ताकि जल्दी जल्दी शिप जा सके, तो उनके डीजल की, समय की बचत हो। ये प्रयोग सोचा गया, दैट वाज सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट, परंतु ये आगे बढ़ नहीं सका दो कारण से। एक, ये जो बीच में है लोग मानते हैं श्रद्धा का विषय है, राम सेतु है, और दूसरा कि वो पूरा कोरल रीफ स्ट्रक्चर आप तबाह कर देंगे तो वहां से मरीन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा, ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट भी विरोध कर रहे हैं। एनीवेज, ग्राम सड़क योजना देख लिया, सेतु भारतम योजना देख लिया, और फिर ऐसी सांस्कृतिक नाम वाली एक और योजना है भारतमाला, जिसके अंतर्गत भारत के सरहदीय राज्य, बॉर्डर स्टेट के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। मतलब वेस्ट में गुजरात से लेके ईस्ट में मिजोरम तक, हर एक जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर वाला स्टेट है उसमें ये करेंगे। लाभ क्या है? दो लाभ हैं। जब अगर कोई युद्ध शुरू हो जाए तो जल्दी से मैन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी तो जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों से भी लोग अपना माल सामान कुछ बेच सकेंगे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भारत के साथ और मजबूत होगा तो पत्थरबाजी और वगैरह समस्या कम होगी। और एक प्रकार से आप देखिए कैसे पूरा एक नेकलेस जैसा बन रहा है, इसलिए कि भारत माला। और फिर ये माला नीचे जाएगी तो अलग अलग कोस्टल स्टेट में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करेंगे अंडर द सागर माला योजना, तो ये पूरी माला कंप्लीट हो जाएगी। ये काम लागू कौन करेगा? ओवरऑल सुपरविजन देखेगा रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री, लेकिन ये बॉर्डर स्टेट के अंदर भी एकदम जो टफर टरेन, दुर्गम प्रदेश है, मान लीजिए गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर ही ये रोड बनाना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। और बाकी ऑर्डिनरी इलाका, मतलब गुजरात में मान लीजिए कि कच्छ से लेके अहमदाबाद तक रोड खींचना है या अपग्रेड करना है तो उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो टेंडर निकालेगी बिडिंग में, उस प्रकार से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बाय डिफॉल्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले काम देखते हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर मुंबई टू बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु टू चेन्नई, एंड देन अमृतसर टू कोलकाता। अब यहाँ जानने लायक ईयरबुक टाइप की इंफॉर्मेशन क्या है? ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात में से जाएगा, वहां पर अहमदाबाद धोलेरा में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सर बनाया जाएगा। और इसके लिए पैसा किधर से? तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने वाला ट्रस्ट और फिर गुजरात राज्य सरकार, ये दो एंटिटी बन के एक नई कंपनी बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पज व्हीकल। उसी प्रकार ये डीएमआईसी का एक सब रूट जाता है मध्य प्रदेश से, तो वहाँ महू शहर के नजदीक एक विक्रम उद्योगगिरी नाम का सिटी बसाया जाएगा, दैट ऑल्सो बाय एसपीवी रूट। एंड महाराष्ट्र के अंदर शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल पार्क इस प्रकार से एसपीवी से बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ये बड़े शहरों को हाईवे के मार्फत और मजबूती से जोड़ना है, ऐसा 99 में बोला गया, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। उसके बाद यही और दूसरे बड़े शहरों को
हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना है, ऐसी बात करी गई 2014 रेल बजट में, उसे बोला डायमंड क्वाड्रिलेटरल। अब रेलवे की बात करी है तो रेलवे में ये बायो टॉयलेट वो कैसे काम करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो पूरा मुद्दा। लास्ट बजट में ये श्रेष्ठ सूत्र ऐसी संस्थाएं बनाई गई थी। उसके पहले 2015 में रेलवे कायाकल्प बोर्ड बनाया गया था, रतन टाटा चेयरमैन, बेसिकली टू प्रमोट इनोवेशन। ये सारे क्या मुद्दे हैं, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वीडियो में आपको थियरी पूरी मिल जाएगी। उसी प्रकार की ये रेल बजट को जनरल बजट के साथ क्यों मर्ज करना पड़ा, वहाँ मैंने विस्तार से वर्णन किया था। शॉर्ट जिस कुछ इस तरह से है, नीति आयोग के मेंबर इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय ने रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया कि रेलवे का अलग बजट बनाने 1921 में वो एक्वर्थ कमेटी ने बोला था कि रेलवे का काम कमर्शियल है तो अलग से बजट होना चाहिए। बट आज की तारीख में ये एक प्रकार से नाटकबाजी हो गई है कि जब जब कोalition सरकार होती है तो कोalition पार्टनर का रेल मिनिस्टर बनाया जाता है और वो केवल अपने राज्य के विकास के लिए वहां पर फैक्ट्री लगाएंगे, वाटर बॉटलिंग प्लांट, टागोर के नाम पे म्यूजियम खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। अब हॉस्पिटल बनाने का काम वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री का है, बट ऑल दिस पॉपुलिस्ट मेजर्स बाय रेलवे मिनिस्टर वो अपने आंतरिक लाभ के लिए वो करते हैं। एंड परिणाम स्वरूप रेलवे का जो मुख्य काम होता है आदमी और माल सामान को लाने ले जाने का, वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं और इसमें ज्यादा पैसा बर्बाद किया जाता था। तो ये नाटकबाजी, पब्लिसिटी स्टंट, उसको बंद किया जाए, रेल बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया जाए। और वही बात मोदी सरकार ने मानी और साल 2017 से हमने कर दिया। बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर क्या था, रेल बजट अलग से प्रस्तुत करते तो पहला भारत का रेलवे मिनिस्टर कौन, 1947 में जॉन मथाई। पहली महिला रेल मिनिस्टर कौन, ममता बनर्जी। ये लोग जनरल बजट के 2 दिन पहले रेल बजट प्रस्तुत करते थे। बट आफ्टर क्या, अब रेल मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, बट वो अलग से बजट प्रेजेंट नहीं करेंगे। पहले अलग से बजट प्रेजेंट करते तो रेलवे वाले रेवेन्यू की 15 ग्रांट और कैपिटल की 1 ग्रांट मांगते थे। परंतु यहाँ पर समस्या थी कि 1 ग्रांट का पैसा दूसरी काम के लिए यूज नहीं कर सकते थे। नाउ इन द न्यू सिस्टम मर्ज हो गया पूरा, तो रेलवे मिनिस्ट्री की सिर्फ एक ही डिमांड फॉर ग्रांट होगी और वो पैसा है उनको जो करना है, फिर रेलवे बनानी है या फैक्ट्री लगानी, वट एवर दे कैन डू। पहले जब अलग बजट रहता था, रेलवे के अपने कैपिटल प्रोजेक्ट जैसे फैक्ट्री लगानी है, कोच नया बनाना है, कुछ पटरियां नई लगानी है, वो सबके लिए अगर उनको पैसा कम पड़ जाए तो जनरल बजट से रेल बजट में सपोर्ट दिया जाता था, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, और उसे बोला जाता है दिस इज वन टाइप ऑफ लोन इन परपेचुइटी, जिसके ऊपर ये रेल मंत्रालय वालों ने जनरल मतलब सरकार को डिविडेंड के स्वरूप में पैसा देना पड़ेगा। और ये डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, दैट वाज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट कमिटी ऑन रेल कन्वेंशन। उस वक्त 5% डिविडेंड दिया जाता था। खैर ये डिविडेंड वाली सिस्टम भी अब से खत्म, दोनों चीज मर्ज हो गई, तो रेलवे से आमदनी होगी वो सरकार की तिजोरी में जाएगी, बट वो डिविडेंड के स्वरूप में जो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन होता था वो अब से नहीं होगा। एंड लास्टली, रेल बजट जनरल बजट मर्ज तो हो गए, बट रेलवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो अपने स्टाफ के सैलरी पेंशन के लिए खुद जिम्मेदार रहेगा। और वो करने में अगर उनको पैसा कम पड़ गया तो भारत सरकार मदद तो करेगी, बट खुद उधारी करके ऐसे नहीं, बट उनको उधारी में पैसा देकर, ताकि भारत सरकार का खुद का फिजल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो सब FRBM एक्ट के अनुसंधान में वो कंट्रोल कर पाए। तो मित्रों, साल 2017 का रेल बजट ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे कि जनरल बजट में रेलवे के रिलेटेड क्या क्या बातें करी गई। सबसे पहले पैसेंजर सेफ्टी, तो बस जो बोल बच्चन हर साल किया जाता है, वी विल एलिमिनेट द अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग, अपग्रेड सिग्नलिंग सिस्टम, ये वो एक्सीडेंट से रोकेंगे। अब ये सब करने के लिए साल 2001 में वाजपेयी लेके आए थे स्पेशल रेल सेफ्टी फंड। इट वॉज नॉन लैप्सेबल, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर पैसा अगर पूरा आपने उपयोग नहीं किया तो वापस पार्लियामेंट की अनुमति, उस प्रकार का सिस्टम नहीं था, नॉन लैप्सेबल था। परंतु साल 2015 से उसमें कोई नया पैसा डाल नहीं रहे थे। अब 2017 बजट में बोला गया कि अलग से एक राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनाएंगे, हर साल 20,000 करोड़ अगले 5 सालों के लिए, कुल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे। तो पैसेंजर की सुरक्षा के लिए ये, तो फिर पैसेंजरों की सुविधा, पैसेंजर एमनेस्टी के लिए क्या, एक कोच मित्र ऐप, वो तो पहले से ही थी, बट यहाँ पर वापस उनका बजट में जिक्र किया गया कि ये कोच मित्र ऐप की मदद से आपको कोच में जो भी सुविधाएं चाहिए, गंदगी है साफ कराओ, खाना पीना चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, वट एवर यू कैन आस्क। विकलांगों को रेलवे में सफर आसानी रहे उस प्रकार के वैगन के डिजाइन करेंगे। रेलवे स्टेशन के वहां पर भी लिफ्ट, एस्केलेटर वगैरह की सुविधा होगी। और साल 2019 तक सभी कोच के अंदर बायो टॉयलेट फिट किए जाएंगे। बायो टॉयलेट कैसे काम करता है पुराने वीडियो में प्लेलिस्ट में देख लेना।
पैसेंजर की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए क्या समझ लिया। फिर टिकट भाड़े, उसमें क्या, टिकट दर के अंदर कोई सुधार नहीं किया गया, परंतु आप इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते तो उस पर लगने वाला सर्विस चार्ज उसको ख़त्म कर दिया गया, ताकि डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन बुकिंग करने में लोगों को मोटिवेशन रहे। इसके अलावा सेना में काम करने वाले लोगों को रेलवे की कतार में खड़ा रहना न पड़े, इसलिए अलग से सेंट्रलाइज डिफेंस ट्रैवल सिस्टम, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन अपने टिकट बुक करा सकते हैं, एक बात। और इसके अलावा एक डिफेंस पेंशनर प्लेटफॉर्म, वो वहाँ के जो निवृत्त सैनिक हैं उनको पेंशन देने के लिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो रेल बजट का हिस्सा नहीं है। बट सेना के लिए क्या, तो 2 पोर्टल बन गए, रेलवे वालों का ये टिकट बुकिंग का और डिफेंस मिनिस्ट्री का ये पेंशन वाला। फाइनेंस में क्या, अब तक रेलवे वाले कैश अकाउंटिंग सिस्टम अपनाते थे, अर्थात जब पैसा मिलेगा तो बैलेंस वो अकाउंट बुक में उसको लिखेंगे। तो कई बार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बावजूद भी वो पूरा सेटलमेंट चलते रहता था। परंतु नए जनरल बजट में बोला गया कि भाई मार्च 2019 से कैश अकाउंटिंग नहीं, रेलवे वाले एक्रूअल अकाउंटिंग में जाएंगे। मतलब जब ट्रांजैक्शन खत्म हो गया तो वो सीधा लिख दिया जाएगा, भले पैसा बाद में आने वाला हो। अर्थात अंडर द अक्रूअल अकाउंटिंग आप पूरा अकाउंटिंग एक ही फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर सकते हो, भले वो पैसा बाद में आने वाला हो, मान लीजिए टिकट का, रिफंड का और व्हाटएवर। इसके अलावा भारत के अलग अलग इलाकों में मेट्रो रेल बन रही है, तो एक यूनिफॉर्म मेट्रो रेल पॉलिसी और कानून होना चाहिए, उस दिशा में हम लोग प्रयत्न करेंगे। और रेलवे की कुछ सरकारी कंपनियां, उनके शेयर बाजार में हम लिस्ट कर देंगे, ऐसा बोला गया। अब लिस्ट कर देंगे उसका मतलब क्या है, भविष्य में धीरे धीरे उनको बेचना शुरू करेंगे, सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। सो इन अ वे इन फ्यूचर दे विल परस्यू द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 3 रेलवे कंपनीज। कौन कौन सी हैं, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC। कुल मिला के रेलवे की 14 कंपनियां, जिसमें से ये 3 को लिस्ट किया जाएगा। बाकी की कंपनियां आराम से एक बार कम से कम देख लेना, जैसे बर्न स्टैंडर्ड कंपनी, ब्रेथवाइट कंपनी। कुछ छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी कमर्शियल प्राइवेट अंडरटेकिंग है और कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो फिर तुक्केबाजी में ये ब्रेथवाइट वगैरह लगता होगा, तो कोई फॉरेन कंपनी, नो, इट इज रेलवे की सरकारी कंपनी है। रेलवे के पूरे भारत में 17 जोन है और हर एक का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी इधर दिया है। बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC MCQ, छोटी परीक्षाओं में पूछते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए IAS, पुलिस के लिए IPS, उस प्रकार रेलवे के अंदर भी अलग अलग सिस्टम होती है, सर्विसेज होती है कि ट्रेन चलाने के लिए ट्रैफिक, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिग्नलिंग, इनके पूरी सर्विस और कैडर सिस्टम। और बैक ऑफिस मेंटेनेंस के लिए अकाउंट, पर्सोनल, स्टोर्स एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग सर्विसेज हैं। अब तकलीफ ये है कि कुछ सर्विसेज के अंदर जल्दी जल्दी पोस्टिंग, प्रमोशन, आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ कैडर्स ऐसी हैं जहाँ पर स्टैग्नेशन है कि आप 10 साल 20 साल नौकरी करो तो भी एक हद से ऊपर नहीं जा सकते कि भाई रेलवे का कोई जनरल मैनेजर बन गया, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बन गया, ये सब संभव नहीं है। परिणाम स्वरूप कुछ कैडर्स वहाँ पर अफसरों को नाराजगी रहती थी, डीमोटिवेशन रहता था। फिर ये इतने सारे एम्पायर्स बन गए थे तो हर एक लेफ्ट हैंड क्या काम कर रहा है, राइट हैंड को पता नहीं, एंड सो फॉर। इसलिए नीति आयोग के मेंबर विवेक देबरॉय, उनकी एक कमेटी रेल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बनी थी। उन्होंने बोला ये सारी कैडर को मर्ज करके एक यूनिफाइड कैडर सिस्टम होना चाहिए, एक ही सिस्टम होना चाहिए, एक ही मतलब सर्विस, रेलवे सर्विस। उसके बाद CAG विनोद राय की कमेटी बनी, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सुझाव दिए कि एटलीस्ट सीनियर स्केल पे ये सभी कैडर को मर्ज कर दिया जाए, या फिर किसी प्रकार की डेप्यूटेशन सिस्टम हो कि पर्सोनल वाला अकाउंट में पोस्टिंग हो जाए, स्टोर वाला ट्रैफिक में जाए, एंड सो फॉर। रेल मिनिस्टर सुरेश प्रभु को ये सब करने की इच्छा तो है, बट ये ऑफिसर लॉबी उसका बहुत विरोध कर रही थी। इसलिए अभी के लिए बस इतना बोला कि भाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो जो सर्विस कैडर है, उन दोनों को मर्ज करेंगे, बाकी सारे जो जैसे थे वैसे रखेंगे। रेलवे के अनुसंधान में नए इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 का चैप्टर 12 है, इंडिया ऑन द मूव एंड चर्निंग न्यू एविडेंस। कॉमन सेंस की वैसे तो बात करी है सुब्रमण्यम ने कि भाई गरीब राज्य है वहाँ से आउट माइग्रेशन ज़्यादा होता है, अमीर राज्य है वहाँ पर इन माइग्रेशन ज़्यादा होता है। चाइना के अंदर 27 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि इंटरलैंड से कोस्टल प्रोविंसेस की तरफ चले गए और बैकएंड में वो ढेर सारा पैसा रेमिटेंस में वापस भेजते हैं, तो उनके गरीब और पिछड़े प्रांतों का भी बहुत विकास हो रहा है। बट भारत में ऐसा कम गति से हो रहा है बिकॉज ऑफ द
गवर्नेंस इशू जो कि हम बजट में पढ़ चुके हैं। वैसे तो रेलवे के अंदर क्रॉस सब्सिडाइजेशन के चलते टिकट बड़ा सस्ता है, बट द कॉस्ट ऑफ मूविंग फॉर पीपल इज अबाउट ट्वाइस एज मच, क्योंकि फिर वो दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर रेंट, बच्चों को शिक्षा की सुविधा वगैरह, तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है। फिर ये सर्वे ने टाइम पास के लिए कोहोर्ट माइग्रेशन मैट्रिक बनाया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कितना माइग्रेशन हो रहा है। तो बोलते हैं कि भाई सेंसस वालों ने जितना मेजर किया था उससे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर साल और बढ़ रहा है। उस हिसाब से बैकएंड में जहाँ से माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं, ऐसे बैकवर्ड स्टेट, वहाँ पर भी इनकम कंजम्पशन वगैरह बढ़ना चाहिए, बट दैट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ गवर्नेंस चैलेंजेस। बस वही बातें ग्राफ से दिखाई, आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन। फिर रेलवे के अंदर अनरिजर्व सीट, ऐसी टिकट का कहाँ सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, कौन से रूट्स पे, उस हिसाब से उसने माइग्रेशन कॉरिडोर का हीट मैप तैयार किया। तो आप ये नक्शे से देख सकते हैं कि बिहार और दिल्ली के बीच, दिल्ली यूपी के बीच बहुत सारा माइग्रेशन हो रहा है। फिर ये गुजरात से लेके तमिलनाडु में भी आप देखिए पूरी रेखा जा रही है, अर्थात लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर माइग्रेशन। और ये भी ऑब्जर्व किया कि पहले जितना मुंबई की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, आजकल सूरत भी इस प्रकार से एक बड़ा माइग्रेंट हब सिटी के स्वरूप में उभर रहा है बिकॉज ऑफ द जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस। अगेन सेम थिंग फ्रॉम हीट मैप बताते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर माइग्रेंट जाते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, बंगाल एंड सो फॉर्थ। लेकिन ये सारे माइग्रेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वी नीड सोशल सिक्योरिटी फॉर देम, फूड सिक्योरिटी फॉर देम, और बैकएंड में ये लोग पैसा वतन में भेजते हैं। कुल मिला के 1.5 लाख करोड़ रुपए हर सालाना भेजा जा रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में अगर इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दिया जाए तो वो सारा पैसा भी देन फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम में आ सके और बैकएंड में ये जो ओडिशा के अंदर, आसाम के अंदर चीट फंड स्कैम वगैरह, उससे लड़ने में मदद मिल सके। तो दोस्तों सर्वे के चैप्टर में पढ़ने लायक उतना ही था, अदरवाइज ज़्यादा बोल बच्चन ही है। तो मित्रों ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडवेज, रेलवेज देख लिया। नाउ वी विल से एविएशन, एयरवेज। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर एक तो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। काम क्या करता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट्स को लाइसेंस देना, और फिर आजकल कुछ पैसेंजर्स प्लेन में बदतमीजी करके उनके कारण प्लेन डिले हो जाता है, तो उनके सामने लड़ने के लिए एक नो फ्लाई लिस्ट, उसके ड्राफ्ट रूल्स भी ये लोग तैयार कर रहे हैं। सेकंड इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काम क्या करता होगा? जैसे हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम क्या करेगा? हाईवे बनाएंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस देखेंगे, उसी प्रकार ये लोग एयरपोर्ट का काम देखते हैं। बजट 2017 में बोला गया कि भाई ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले दे विल मोनेटाइज देयर एसेट्स, मतलब उनके पास जो जमीन बिल्डिंग होगी या तो बेच देंगे, भाड़े पे चढ़ा देंगे, और ऐसा करके कुछ पैसा लाएंगे जिसकी मदद से नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सके। और साथ ही साथ टायर 2 सिटीज के अंदर एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन मेंटेनेंस वो सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे दे दिया जाएगा प्राइवेट कंपनियों को। देन देयर इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हाईजैकिंग वगैरह के सामने लड़ने के लिए। देन कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, एज सच रेलवे का ये मुद्दा है, बट दिस फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नीचे कुछ सरकारी निगम, एयर इंडिया, उसके नीचे होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पवन हंस, ऑफशोर ऑयल जैसे बॉम्बे हाई, वहां पर ओएनजीसी के अफसरों को लाना ले जाना, और हिल एरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम सेवा ये लोग देते हैं। एविएशन के बाबत चर्चा में क्या है? उड़ान योजना, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। सेलियंट फीचर क्या है? सबसे पहले भारत के अंदर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, मतलब सेंसस के हिसाब से 20,000 से लेकर 1 लाख से कम आबादी हो ऐसे सिटीज, वहां पर कौन कौन सी जगह पर एयरलाइंस के रूट तो हैं बट ट्रैफिक बहुत कम आता है, बहुत कम लोग यात्रा कर रहे हैं, उनको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर एविएशन कंपनियों को बोला जाएगा कि वहां पर प्लेन उड़ाने के लिए किसको दिलचस्पी है, बिडिंग कराएंगे, और ऐसी कंपनियां फिर 90 to 78 सीट वाले छोटे एयरक्राफ्ट उसे रूट के ऊपर उड़ाएंगे। शर्त रहेगी कि वो प्लेन के अंदर 50% सीट्स दे हैव टू बी रिजर्व फॉर द उड़ान स्कीम, अर्थात अगर 1 घंटे की हवाई यात्रा है या 500 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा है तो वहां पर भाड़ा 2,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए ऐसा करने पर नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए उड़ीसा से आसाम में कोई प्लेन उड़ाया और उसमें जितना पेट्रोल लगा, एयर होस्टेस, पायलट का पगार वगैरह देखते हुए मान लीजिए कि प्रत्येक पैसेंजर से 3,000 रुपये लेने बनता है, बट आधे पैसेंजरों को तो 2,500 में ही उड़ाना है, तो जो नुकसान हो गया एविएशन कंपनी का, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? सरकार उसको पैसा देगी। अब पैसा मतलब इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स, उसका पैसा मोबिलाइज करके नहीं,
बट अंडर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक वायबिलिटी गैप फंड बनाया गया है, ऑफिशियल नाम है रीजनल कनेक्टिविटी फंड। अब इसमें पैसा कैसे डालेंगे? ये जो बाकी के बढ़िया वाले मालदार रूट जिसे बोल सकते हैं कि भाई मुंबई से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, जहाँ पर ढेर सारी फ्लाइट्स चलती हैं, बहुत सारे लोग मुसाफरी करते हैं, तो हर बार प्लेन जो उड़ेगा वहाँ कंपनी ने 5,000 रुपये इस फंड में डाल देने पड़ेंगे। सो यूनियन लेवाई 5,000 रुपीज़ और राज्य सरकारों ने भी अपनी जेब से 10% to 20% देना होगा, डिपेंडिंग कि दुर्गम वाला राज्य है या ऑर्डिनरी स्टेट है। और फिर वो पैसे से जो ये उड़ान योजना के अंतर्गत मान लीजिए भुवनेश्वर से आसाम के दिसपुर तक आपने फ्लाइट उड़ाई और जो नुकसान हो गया 2,500 सस्ते में उड़ाने में, उस नुकसान की भरपाई उस कंपनी को कर दी जाएगी, क्रॉस सब्सिडाइजेशन किया जाएगा। शुरुआत में ये यूनियन लेवाई थी 8,500 रुपये हर बार जब प्लेन उड़ेगा मेजर रूट के ऊपर, तो कंपनी ने इतना पैसा ये फंड में जमा करना था। इसलिए जेट एयरवेज और दूसरी एयरलाइन कंपनियों ने कोर्ट में केस कर दिया कि हम मुंबई से दिल्ली फ्लाइट उड़ाए, उसमें हमारी क्या गलती है कि भाई आसाम और उड़ीसा की कनेक्टिविटी के लिए हमारी जेब से आप पैसा निकलवा रहे हो। वो लोग कोर्ट में गए, केसेस पेंडिंग, बट उसके बाद हो सकता है इन सबको खुश करने के लिए 8,500 से वो लीवाई कम करके 5,000 रुपये कर दी। तो दिस इज द लेटेस्ट फिगर। आपको प्रश्न होगा कि ऐसे सस्ते हवाई यात्रा करके मोदी सरकार क्या सोच रही है? क्या मिडिल क्लास का वोट बैंक हासिल करना है? नो। द रीजन इज, अगर प्रत्येक मिडिल क्लास फैमिली सालाना एक बार भी प्लेन में उड़ जाए तो 30 करोड़ टिकट सेल हो सकता है, जिसके मदद से ये एविएशन इंडस्ट्री के अंदर उनके खुद के एनपीए की और नॉन प्रॉफिटेबिलिटी की समस्या, किंगफिशर वगैरह बंद हो गई, जेट एयरवेज वाले बोलते हैं हमारी नुकसानी वगैरह, उसके सामने लड़ा जा सके। अदरवाइज एविएशन सेक्टर में भी मंदी आ सकती है, इसलिए बचाने के लिए ये प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये सब कुछ बैकएंड में उत्पन्न कहाँ से हुआ? सिविल एविएशन पॉलिसी, जहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक तो कि भाई केंद्र सरकार अपना सर्विस टैक्स उसको लिमिट रखेगी, वायबिलिटी गैप फंड बनाया जाएगा जिसकी मदद से ऐसे कम प्रॉफिटेबिलिटी वाले रूट के ऊपर भी फ्लाइट उड़ाई जाएंगी। राज्य सरकारों को बोला कि आप एविएशन टर्बाइन फ्यूल बिकता है उसके ऊपर लगने वाला वैल्यू एडेड टैक्स, कुछ राज्यों में तो 20% 40% तक चढ़ा दिया था, उनको बोला कि भाई मैक्सिमम 1% तक आप काबू में रखिए। वाटर सुवेज फैसिलिटी कंसेशनल रेट पे एयरपोर्ट को प्रोवाइड करिए, फायर सिक्योरिटी मुफ्त में दीजिए, ताकि ये सारा काम बढ़िया रूप से हो सके। इसके अलावा भी एविएशन पॉलिसी 2016 में और बहुत कुछ बातें की गई थी, बट याद रखने लायक यही कि भाई मैक्सिमम एयरफेयर पर आवर 2,500 रुपये। बाकी की चीज़ें अगर आपको समय हो तो पढ़ लेना। उसके भी पहले साल 2014 में कि ये छोटे शहरों के अंदर भी हम एयरपोर्ट का निर्माण करें, परंतु वहाँ पर ऐसे एस्केलेटर और फुल एसी हो, इस प्रकार के बहुत सारी सुविधा वाले एयरपोर्ट बना नहीं सकते, क्योंकि सामने इतने पैसेंजर आएंगे नहीं कि सर्विसेज चार्ज के रूप में आप पैसा वसूल सके। देयरफॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे छोटे नगरों के अंदर नो फ्रिल्स एयरपोर्ट बनाएंगे, सादी सीढ़ियाई हो, एसी की सुविधा नहीं हो, देशी पंखा घूम रहा हो वगैरह, दैट इज नो फ्रिल्स एयरपोर्ट, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसका भी वायबिलिटी गैप फंड ये वो चलता रहा। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मित्रों हमने रोडवेज, रेलवेज, एविएशन देख लिया। लास्ट मुद्दा है पोर्ट्स। भारत के अंदर कुल मिला के 12 मेजर और 200 से अधिक माइनर पोर्ट्स हैं। अब वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं, वहाँ पर कौन सा नेचुरल कौन सा आर्टिफिशियल हार्बर है, उसी प्रकार ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन कौन से हैं, ये पूरा लिस्ट और मैप मैंने यहाँ पर दिया है, घर पे देख लेना। फॉर एग्जाम्पल ये हल्दिया कोलकाता तो ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया और दिस इज द ओनली रिवराइन पोर्ट वगैरह वगैरह, ऐसा जी के प्रकार की ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 1 2 3 4 करके गिनने जाएंगे तो यहाँ पर कलकत्ता हल्दिया को आप अलग गिने, प्लस पोर्ट ब्लेयर उसको भी साल 2010 में मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था, उस गिनती में तो मतलब 13 या 14 मेजर पोर्ट्स दिखेंगे, परंतु इंडिया ईयरबुक और ये नई सागरमाला पॉलिसी में वो बस लिखते हैं 12 मेजर पोर्ट हैं। तो आंकड़ों के हिसाब से याद रखना भाई 12 मेजर पोर्ट हैं। मेजर पोर्ट मतलब वहां पर पार्लियामेंट का कोई कानून से वो पोर्ट का काम देखरेख करने के लिए संस्था बनी होती है, वहां पर गवर्निंग बॉडी, फिर ये कार्गो हैंडलिंग के लिए कितना चार्ज लेना चाहिए, वो मुनाफे के पैसे का क्या करोगे वगैरह वगैरह। तो सरकारी तंत्र वाली सारी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी वहां पर घुस जाती है। और उसके सामने माइनर पोर्ट्स तो प्राइवेट कंपनी वाले हैंडल करते हैं, जैसे सिक्का है, मुद्रा है, देख लीजिए, वो ज़्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं। और कंडला जो कि मेजर पोर्ट है, हार्डली 93 दे आर हैंडलिंग। उसी प्रकार आप वेस्ट बंगाल में पाएंगे तो मेजर माइनर कलेक्टिवली भी बहुत कम कार्गो आ रहा है, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है वहाँ। वो कार्गो हैंडलिंग में पोर्ट का पूरा काम देखने वाले लोग
पूरा जो कम्युनिस्ट टाइप का, ट्रेड यूनियन टाइप का माइंडसेट रहता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज प्रॉब्लम्स बजट 2014 में बोला गया कि ये जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाएगा, अर्थात पार्लियामेंट का कानून बट बैक एंड में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा के और फिर थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट एंड लाइक दैट प्राइवेट सेक्टर वाली एफिशिएंसी लाने का प्रयत्न होगा। बट उसका भी ट्रेड यूनियन वालों ने बहुत विरोध किया, तो गडकरी अब मुकर गए कि ऐसा कुछ नहीं करना हमने। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करने की ज़रूरत है, दो कारण से। याद करो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा सामान कोलंबो जाता है और वहाँ से बिकॉज आवर पोर्ट्स डोंट हैव दैट बर्थ कैपेसिटी की बहुत बड़े कंटेनर वाले वेसल वहाँ पर पार्क हो सके, तो मतलब पोर्ट इसलिए इम्प्रूव करना है। और दूसरा, पर किलोग्राम सामान अगर आप हवाई जहाज से भेजो या समुद्री जहाज से, तो ये समुद्री जहाज वाला रिलेटिवली ग्रीन हाउस गैस कम एमिट करता है। तो इन दोनों कारण से इकोनॉमी के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी पोर्ट शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये यूपीए सरकार लेके आई मैरीटाइम एजेंडा 2010 to 20 कि भाई पोर्ट क्षेत्र के अंदर 100% एफडीआई, पोर्ट कैपेसिटी बढ़ाएंगे, माइनर पोर्ट्स को इम्प्रूव करेंगे एंड सो फॉर। एक ये बात चली। उसके पहले 2003 में वाजपेयी ने बोला था ये सब करेंगे और उसके नाम देंगे सागरमाला। फिर 2016 में मोदी आए, उन्होंने बोले कि भाई सागरमाला ही बोलेंगे। सो दैट इज सागरमाला नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया। अब इसके भी 4 पिलर हैं, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इससे क्या क्या लाभ होगा, 4 वर्टिकल्स, मुख्य परीक्षा पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, ये घर पे आराम से पढ़ लेना। बेसिकली जिस्ट ये है, सागरमाला के अंतर्गत कुल 6 से 8 नए पोर्ट्स बनाने का प्रयत्न होगा। पोर्ट और बैकएंड में जो जमीन और पीछे के जो राज्य हैं लैंडलॉक, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। तो पोर्ट से हिंटरलैंड कनेक्टिविटी के लिए रोड, रेल, इनलैंड वाटरवेज को और मजबूत किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हल्दिया टू इलाहाबाद नेशनल इनलैंड वाटरवेज है, तो आप फॉलो करिए, इलाहाबाद तक माल सामान आ गया, फिर वो ब्लू लाइन को आप फॉलो करें कि वहां से भी वो इनलैंड वाटरवे और मजबूत करते करते कलकत्ता तक पहुंचा दे। और कलकत्ता पे तो मेजर पोर्ट है ही, जहां से हम वो पूरा माल सामान आसियान कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये गुजरात के अंदर कोई क्रूड ऑयल कंटेनर अनलोड होता है, तो पर्पल लाइन को आप फॉलो करिए कि वो क्रूड ऑयल सारा पाइपलाइन के जरिए सीधा पानीपत की रिफाइनरी तक पहुंच जाए और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ऐसा कुछ प्रयत्न किया जाए। एंड जस्ट लाइक दैट हाईवे, रेलवे सब कुछ मजबूत करे ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान लॉजिस्टिकली पूरा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, उसी प्रकार सागरमाला में कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। जैसे गुजरात में ये कंडला मुंद्रा का एक, सिक्का पीपावाव का दूसरा, दहेज हजीरा का तीसरा। अब ये चीज़ लागू करने के लिए काम कौन देखेगा? शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर एक सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया, और वो भी नीचे ये कंडला और मुंद्रा उनके जो डेवलपर होंगे उनके साथ एक तीसरी स्पेशल पर्पज व्हीकल, एंड लाइक दैट दे विल डेवलप दिस थिंग्स। कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाने से लाभ क्या होगा? जैसे आप कच्छ देखिए, तो ऐसा जोन बनाने पर वहां पर पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, फर्नीचर उद्योगों को मदद मिलेगी। सौराष्ट्र में अप्रैल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। उसी प्रकार आपके राज्य में क्या मदद मिलेगी, तो ये टेबल आराम से पढ़ लेना, फॉर इंटरव्यू यू कैन कोट द थिंग्स। ऐसा करने पर स्वाभाविक है नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परंतु ये कोस्टल जिलों के अंदर अगर लोगों के पास केवल ये मच्छी पकड़ना और सॉल्ट बनाना इतना ही स्किल हो, दे कैन नॉट डू दिस थिंग, तो उनको स्किल डेवलपमेंट भी देना चाहिए। तो सागरमाला के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द कोस्टल कम्युनिटी, ताकि कुल मिला के 1 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स उसके अंदर उनको लगाया जा सके। सागरमाला में पढ़ने लायक सेलिएंट फीचर्स देख लिए। इसके अलावा इंडिया ईयरबुक में और जानने लायक क्या है? शिप का रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है ग्रीस में, फिर जापान, चाइना, जर्मनी, सिंगापुर। भारत का तो मतलब टॉप 5 में नंबर है ही नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उसका एक कारण हो सकता है ओपन रजिस्ट्री सिस्टम, अर्थात ओनर नीड नॉट बी ऑफ द सेम कंट्री वेयर द शिप इज रजिस्टर्स। तो मे बी समथिंग लाइक ये मॉरिशियस वाला राउंड ट्रिपिंग, कि भारत का ही उद्योगपति वो शिप खरीदता है बट उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है किसी और जगह पे करवाता हो, किसी और देश में, जहां पर ये सारे उसके ऊपर टैक्स और ड्यूटी कम लगती हो। कोस्टल शिपिंग मतलब ये कंडला से लेके मुंबई तक अगर कोई माल सामान भेज रहा है, उसके ऊपर रेगुलेशन कौन देखता है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट। और ऐसे शिप्स को लाइट हाउस ड्यूज नहीं पे करने पड़ते। पोर्ट है तो वहां पर भी समंदर से बहुत सारा कीचड़ आ जाएगा, आपने उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है,
एक प्रकार की सरकारी कंपनी शिपिंग मिनिस्ट्री के नीचे मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, नेवी के पोर्ट, वहाँ पर ये ड्रेजिंग का काम देखते हैं। एज सच इंडिया ईयरबुक में वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एमसीक्यू के बाबत थोड़ी बहुत जानने लायक हमने पढ़ ली। भारत से बाहर सामान भेजने के लिए शिपिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया। व्हाट अबाउट द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट? भारत का पूरा कोस्ट लंबाई के हिसाब से करीब 7,500 किलोमीटर्स, बट नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज, अब नदियों की लंबाई और कितने वहाँ पर बोट चला सकते हो, 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे है। और इसका भी लाभ क्या है? एनवायरमेंटली फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव। आप ट्रक के जरिए माल सामान भेजो और नदी के जरिए भेजो, बहुत सारे लाभ हैं। चीन वालों को ये पता है, इसलिए उनका ट्रेड का ऑलमोस्ट 47% हैपन्स वाया दिस इनलैंड वाटरवेज। इवन यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश वाले भी बहुत करते हैं। बट अपना एक भारत देश ही खड्डे में गया है कि 3.5% ऑफ द टोटल ट्रेड हैपनिंग वाया इनलैंड वाटरवेज। बाकी सारा माल सामान या तो रेलवे द्वारा जाता है या फिर ट्रक के मार्फत जाता है। दोनों ही केस में मोर ग्रीन हाउस गैस वगैरह। प्रश्न है, ऐसा क्यों? अपने पास ये 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवे, फिर भी ऐसा क्यों? हिमालय नदियों में पूरे साल पानी रहता है, बट वो हिमालय से बहुत सारे सेडिमेंट्स, कंकर, पत्थर वो लेके आते हैं, तो नदी की वो कीचड़ वहाँ से निकालना पड़ेगा। ड्रेजिंग इज रिक्वायर्ड, बट ये ड्रेजिंग के लिए पैसा चाहिए। केंद्र सरकार देगी कि राज्य सरकार देगी? एक प्रकार की उदासीनता रहती है। अगर आप कोई पॉपुलिस्ट मेजर बोल दो कि सबके लिए मकान बना देंगे तो वोट मिल जाएगा, ये ड्रेजिंग करेंगे इसके कौन वोट देगा? और जो उसके लाभ होंगे वो भी तुरंत नहीं, 5 साल 7 साल बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के स्वरूप में, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट के स्वरूप में मिलेंगे। देयरफॉर बोथ द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स वो उदासीनता रखते हैं इस पर। हिमालयन रिवर्स की बात देखी, पेनिनसुलर रिवर्स में क्या? पेनिनसुलर रिवर्स में पूरे साल पानी रहता नहीं, कुछ बार पानी का स्तर एकदम समर मंथ्स के अंदर कम हो जाता है, तो मतलब वहाँ बोट चलाना मुश्किल। अब जर्मनी, नेदरलैंड, वो लोग दवाई ऐसे करते हैं कि नदी के ऊपर के एम्बैंकमेंट बना देते हैं, जैसे सुएज कैनाल वगैरह, तो पानी का एक लेवल हमेशा मेंटेन रहे। और कुछ जगह पे एक पैरेलल, नदी के पैरेलल कैनाल बना देते हैं और वहाँ वो पानी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और कैनाल के अंदर तो वाटर लेवल एक बना रहेगा जिसके मदद से आप बोट चला सकते हो। बट ये सब करने के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, स्किल, मैन पावर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो हम जमा नहीं कर पा रहे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनलैंड वाटरवे में कुछ खास है नहीं। एज सच यूनियन एंट्री 24 के हिसाब से ये पार्लियामेंट और भारत सरकार का काम बनता है। साल 2016 में वो लेकर नेशनल वाटरवेज एक्ट। इसके पहले जितने भी वाटरवेज थे उनके अलग अलग कानून थे, उन सबको खत्म करके बस अब से ये एक ही कानून, उस हिसाब से रेगुलेशन डेवलपमेंट होगा। कुल मिला के 111 नेशनल वाटरवेज नोटिफाई कर दिए, बट अभी के लिए तो हार्डली 6 वाटरवे ही काम कर रहे हैं। अब नक्शे में आपको मिल जाएंगे, उसमें ये हल्दिया टू इलाहाबाद नेशनल वाटरवेज नंबर 1 गंगा नदी के ऊपर, उसका और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भी पैसा दिया है, तो एक जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, दैट इज मेंट फॉर दिस हल्दिया टू इलाहाबाद गंगा नदी वाटरवे 1। बाकी के भी मैप में कौन सी नदी पे क्या वाटरवे है आराम से घर पे देख लेना फॉर जियोग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो मित्रों, इस प्रकार से 5th पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर ट्रांसपोर्ट, तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, शिपिंग ट्रांसपोर्ट समझ लिया। नेक्स्ट मुद्दा है एनर्जी, तो वहां पर इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है, UNFCCC समिट में क्या हुआ, एंड देन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। नए इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम ने ऑब्जर्व किया कि साल 2013 में विश्व बाजार में क्रूड ऑयल बैरल का दाम था $100 से ज़्यादा, और 2016 में वो कम होते होते $30 से भी कम में गिर गया। परंतु उसके सामने क्या भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? जवाब है ना, क्योंकि जैसे जैसे विश्व बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता होने लगा, उसके रिफाइनिंग पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी हमने बढ़ाना शुरू कर दिया कि पेट्रोल पे जो पहले पर लीटर 15 रुपये थी, बढ़ा के करीब 23 रुपये कर दी। उसी प्रकार डीजल पे करीब 6 रुपये थी, बढ़ा के एक्साइज ड्यूटी कर दी करीब 20 रुपये। परिणाम स्वरूप भले विश्व बाजार में तो पेट्रोल के दाम गिर गए 2014 से 16 के बीच, बट भारत के अंदर दाम बढ़ते रहे। और पेट्रोल में आप फॉलो करिए, 2014 से 16 में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा? 152%। उसके सामने अगर आप कनाडा, फ्रांस, जर्मनी वगैरह देखें, वहां पर जैसे जैसे क्रूड ऑयल सस्ता होने लगा, उन्होंने अपने टैक्स में कोई सुधार नहीं किया, तो पास ऑन हो जाएगा प्राइस फॉल। परिणाम स्वरूप वहां पर तो पेट्रोल पहले से 20% सस्ता हो गया।
भारत सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाती रही? क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत वो फिजल डेफिसिट काबू में रखने में मदद मिले और ढेर सारा जो पैसा आ जाए तो उससे विकास की कोई नई योजनाएं कर सके। बेसिकली दैट इज द थिंग। बट इकोनॉमिक सर्वे उसको दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत करता है। साल 2006 में यूके की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर निकोलस स्टर्न नाम के इकोनॉमिस्ट को बोला कि जरा कुछ सुधार बताइए हमको, क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ा जाए। स्टर्न रिव्यू ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वहां पर ये रिपोर्ट में स्टर्न ने बोला कि एक टैक्स का लेवल इतना रखना चाहिए पेट्रोल डीजल पे ताकि लोगों को वो महंगा लगे, परिणाम स्वरूप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करेंगे तो अपने आप ग्रीन हाउस गैस के सामने हम लोग काबू में ले सकते हैं। तो ये लाल रंग की रेखा को आप फॉलो करें। इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है तो कि हम भारत ने तो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है इन चीज़ों पर। 2007 में G8 समिट हुई जर्मनी के हेलिंगडैम शहर में। वहां भारत सरकार ने बोला कि हमारा पर कैपिटा एमिशन एडवांस इकोनॉमी से हम बढ़ने नहीं देंगे। सर्वे वही ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता है, जो ब्लू लाइन आप फॉलो करिए, दैट इज इंडिया। उसके सामने यूके, यूएस, वो लोग की कितना ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। सो वी आर अ गुड ग्लोबल सिटीजन अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज फाइट। कैसे? क्योंकि हम पेट्रोल डीजल के ऊपर ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहते हैं, उसको सस्ता होने नहीं देते। उसके चलते नौजवान भारत के धूम स्टाइल में ज़्यादा बाइक चला नहीं पाते तो प्रदूषण कम नहीं कर पाते। सो इट इज़ एन इम्प्लिसिट कार्बन टैक्स। असल उद्देश्य एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का क्या है मित्रों? ताकि फिजल डेफिसिट को काबू में रखा जा सके और अलग अलग सरकारी योजनाओं में खर्चा करने के लिए पैसा मिल जाए। बट यहाँ लाफा खुद को मार के ही गाल लाल रखने की बात है कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। एनीवेज, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या कोई असल में काम हो रहा है? हाँ, UNFCCC उसके एग्रीमेंट वगैरह मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हम सीधा यहाँ पर समिट का क्रोनोलॉजी देखेंगे। 2014 में पेरू के लीमा शहर में समिट हुआ, 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में, 2016 में मोरक्को के माराकेश शहर में, 2017 में तय किया है कि जर्मनी के बॉन शहर में करेंगे और 2018 में पोलैंड में। सिटी अभी तक तय नहीं हुआ। ये तो UNFCCC के सदस्य देशों की मीटिंग। इसके अलावा एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। उसके सभी सभ्य देशों ने रवांडा, ये ब्लू कलर का छोटा जो बिंदु है नक्शे में, दैट इज रवांडा, और उसके किगाले शहर में 2016 में उन्होंने मीटिंग करी। अब ये UNFCCC की पेरिस समिट, वहां पर क्या निर्णय लिए गए और वो सारी चीज़ें मैं 165 सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। एनवायरमेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नया अपडेट इतना है कि 2 अक्टूबर 2016 को हमने ये पेरिस ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया, एक बात। साथ ही साथ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को बचाने के लिए रवांडा के किगाली शहर के अंदर समिट हुई। वहाँ पर भी हमने पार्टिसिपेट किया और ये वाले निर्णय लिए गए। वो आउटकम क्या थे ये एनवायरमेंट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे काम खत्म हो गए। नया डेवलपमेंट, नवंबर 2016 को मोरक्को के माराकेश शहर में UNFCCC की मीटिंग हुई। थोड़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। मोरक्को, उसके ऊपर समंदर है, उसके ऊपर स्पेन है, तो दोनों के बीच जो चीज़ है वो कैनाल नहीं है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर नहीं, सामुद्रधुनी। मोरक्को का पड़ोसी देश है अल्जीरिया और उसके नीचे है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा कोई अलग देश नहीं है, इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसके ऊपर मोरक्को अल्जीरिया दोनों क्लेम करते हैं। कह मोरक्को का माराकेश शहर जहाँ पर समिट हुई, कौन से नंबर की समिट हुई? तो UNFCCC की पार्टियों की 22वें नंबर की समिट थी। क्योटो अग्रीमेंट की पार्टियों की 12 नंबर की समिट थी और पेरिस ट्रीटी की पार्टियों की पहले नंबर की समिट थी। सो अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड COP22, CMP12, CMA1। प्रश्न, माराकेश समिट में क्या निर्णय लिया गया? जवाब, माराकेश समिट में निर्णय लिया गया कि सारे निर्णय अगली समिट में लेंगे। वी डिसाइडेड दैट वी विल डिसाइड नेक्स्ट टाइम। अर्थात कोई सॉलिड फ्रेमवर्क नहीं, बस ऐसे कि नेक्स्ट टाइम ये करेंगे ये करेंगे। खैर, फिर भी आउटकम का एक लिस्ट बना लेते हैं। पेरिस समिट में इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC सिस्टम था। मतलब भारत सरकार खुद ही कसम खा ले कि हम अपना फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का आउटपुट इतना बढ़ाएंगे, प्रदूषण इतना कम करेंगे, सो फॉर। तो हर एक देश ने इस प्रकार से INDC कस्में खाई थी। अगर एक देश दूसरे का काम चेक करना चाहता है तो कैसे करे? माराकेश में बोला गया कि साल 2018 में वी विल होल्ड अ फैसिलिटेटिव डायलॉग और उसके बाद एक रूल बुक बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान का काम देख सके, चाइना इंडिया का क्रॉस चेक कर सके, टू क्रॉस चेक एवरीवन इज डूइंग देयर INDC असाइनमेंट।
फिर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम जिहाद करेंगे, यलगार करेंगे, ऐसा माराकेश एक्शन प्रोक्लेमेशन दिया गया कि वी विल गिव अर्जेंट प्रायोरिटी टू ऑल दिस थिंग्स। बट ओवरऑल ये माराकेश कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वो एक्शन के बजाय डिस्ट्रैक्शन वाली पार्टी ज़्यादा रही, क्योंकि उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव होने वाले थे। तो वो ट्रंप चुन के आएगा कि नहीं, और आएगा तो फिर वो यूएसए UNFCCC क्योटो सिस्टम से निकल जाएगा कि नहीं, बस वही सारी चीज़ में वो लोग पड़े हुए थे। एनीवेज, दिस इज फर्स्ट आउटकम ऑफ माराकेश कमिटमेंट के रिलेटेड बातें। सेकंड इज रिलेटेड टू मनी। जो पहले बोल बच्चन चला था वही कि डोनर्स साल 2020 तक हर साल फिर 100 बिलियन डॉलर जमा कर सके, उस प्रकार की। तो सबने कस्में खाई, हाँ हम ऐसा करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, उसका 2% पैसा एक एडप्टेशन फंड में जाता था। अब क्योटो प्रोटोकॉल तो खत्म होने वाला है, फिर पेरिस अग्रीमेंट के हिसाब से काम होगा। तो ये एडप्टेशन फंड के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसका कैसे उपयोग किया जाए, निर्णय लेना था। तो माराकेश में निर्णय लिया कि अगली मीटिंग में इसका निर्णय लेंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ऐसी संस्था के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बना के उसमें $50 मिलियन दिए गए। काम क्या करेगा? ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा। तो आप ऐसा कुछ विजुलाइज करिए कि भारत को कंप्यूटर देगा, चाइना को कंप्यूटर देगा, दोनों को जियो 4G का कनेक्शन देगा कि आपने कितना INDC कमिटमेंट का काम किया, डेटा अपलोड करो, आप करो, एंड लाइक दैट। फिर लॉस एंड डैमेज का पैसा देने की बात करी गई। लॉस एंड डैमेज क्या है? साल 2013 में UNFCCC की समिट हुई थी पोलैंड के वॉर्सो शहर में, जहां ये बोला गया कि क्लाइमेट चेंज के चलते होता है लॉस, अर्थात ऐसी चीज़ें जो पैसा दे के हम वापस नहीं ला सकते। कोई आदमी मर गया, इकोसिस्टम तबाह हो गई, सी वाटर राइज के चलते कोई एरिया पानी में सबमर्ज हो गया, तो पैसा दे के आप वो वापस चीज़ें अनडू नहीं कर सकते। और सामने क्लाइमेट चेंज के चलते कुछ डैमेज भी हो सकता है जो पैसा दे के हम लोग वापस रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कवर जो तबाह हो गया, पैसा दो, वापस जंगल पेड़ पौधे लगा दो। उसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है तो रेफ्रिजरेशन, AC में जो गैस यूज होते हैं उसको कुछ बदल के कुछ नया R&D कर दो, राइट। सो लॉस एंड डैमेज। समिट में ये बोला गया कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रियों ने जो औद्योगिकरण किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट हैज लेड टू लॉस एंड डैमेज टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इसलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल रहे थे हमको पैसा दो पैसा दो। फर्स्ट वर्ल्ड वाले बोल रहे थे कि भाई ये वो तो है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी लीगली बाइंडिंग लायबिलिटी। ये आदमी मर गया, इतना पैसा, और वो वी कैन नॉट डू दोज थिंग्स। खैर, फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम 2013 टू 2016, ये मोरक्को का माराकेश शहर, वहाँ वापस समिट हुई। निर्णय लिया गया कि साल 2017 से ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या लॉस एंड डैमेज हुआ उसका पूरा असेसमेंट बनाना शुरू करेंगे। एक 5 ईयर प्लान होगा, और फिर किसको कितना नुकसान हुआ और कौन से देश ने कितना भरपाई करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट वी विल वर्कआउट। सो लॉस एंड डैमेज के ऊपर एक वर्कआउट किया गया, प्लान बनाया गया। UNFCCC माराकेश समिट के दूसरे मिसेलेनियस आउटकम्स क्या रहे? 47 एकदम गरीब से गरीब देश, उन्होंने अपना एक क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम पहले से बना के रखा है। तो माराकेश में उन्होंने प्रचार किया कि हम भविष्य में अपनी सारी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही बने, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ऐसा प्रयत्न करेंगे। फिर एक 2050 पाथवे प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके अंतर्गत हर एक देश ने INDC अपने कमिटमेंट वाले तो बना दिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए जो प्लान बनाने हैं वो बनाने में उनको मदद मिले, कंसल्टेंसी, वो सब करने के लिए प्लेटफॉर्म, संस्था, वेबसाइट जैसा कुछ बनाया गया। उसके ही पैरेलल एक NGO स्विस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बाजेल फाउंडेशन, वो श्योर इंडेक्स लेके है। श्योर दैट इज स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक जिस्ट क्या है इसका? मान लीजिए मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ और फिर बोल दूँ यहाँ पर ये खिड़कियों से इतना प्रकाश आएगा, ट्यूबलाइट कम होगी, AC नहीं, केवल सादे पंखे होंगे, कोई लकड़ी का फर्नीचर नहीं, पूरा ये नीचे ही बैठ के खाना खाएंगे एंड सो फॉर्थ। और फिर ये स्विट्जरलैंड के इंस्पेक्टर को वो दिखाऊं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, अद्भुत अद्भुत, ये तो एकदम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और फिर मुझे सर्टिफिकेट दे दे, मान लो कि 100 में से इसको 60 मार्क मिल गए इसके प्रोजेक्ट के, देन आई कैन टेक दिस प्रोजेक्ट टू सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंटरनेशनल डोनर, और वो फिर मुझे सस्ते ब्याज में ये बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दे दें, उन सब में सुविधा मिले, दैट इज श्योर इंडेक्स। 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में समिट हुई थी। बहुत सारी बातें की गई, ये वो करेंगे वो करेंगे, बट वो किसकी जवाबदारी रहेगी, कौन पैसा देगा, वो निर्णय नहीं लिया गया था। ऐसे टॉपिक्स की जो अनाथ रह गए थे, कोई देखरेख वाला नहीं।
वो अनाथ टॉपिक्स की यहाँ पर चर्चा की गई कि भाई उसकी जिम्मेदारी किसकी, बट यहाँ पर भी वो कि अगली मीटिंग में उसका निर्णय रहेंगे। हियर टू मोस्टली दोज इश्यूज रिमेन ऑर्फन। और मीटिंग के अंत में तय किया कि अगली मीटिंग जर्मनी के बॉन शहर में करेंगे और वहाँ को चेयरमैनशिप फिजी के पास भी रहेगी। फिजी को ये डर है कि सी वाटर राइज के चलते वो बहुत सारी जमीन डूब जाएगी, इसलिए एक्सपर्ट मानते हैं कि जब फिजी के पास को चेयरमैनशिप होगी देन सम मेजर आउटकम कैन कम फ्रॉम दिस बॉन समिट। मित्रों, माराकेश समिट हुई थी नवंबर 2016 में। उस लॉजिक पे ये बॉन समिट मान लीजिए नवंबर 2017 में हो तो अपनी मेंस के लिए काम की नहीं, क्योंकि अक्टूबर में ही मेंस है, बट इट विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू इन द नेक्स्ट प्रीलिम 2018। तो प्रयत्न करना कि उससे पहले सिलेक्शन हो जाए तो ये टॉपिक आगे पढ़ना ना पड़े। नए बजट में ये एनर्जी एनवायरनमेंट के बारे में क्या बोला गया। सोलर पार्क में 20,000 मेगावाट एडिशनल हम निर्माण करेंगे सौर ऊर्जा का। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएंगे राजस्थान और ओडिशा में। पहले कुछ और इलाकों में बना दिए हैं, बट नए बजट में बोला कि राजस्थान और ओडिशा में भी बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या है? गुफा खोद के पेट्रोल डीजल स्टोर करोगे, वॉर के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हो। थर्ड पिलर वहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट में मैं ये पढ़ा चुका हूं, तो नक्शा वापस देख लेना। इसके अलावा एनवायरमेंट प्लेलिस्ट के अंदर ये क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसके भी सारे थियरी कंटेम्पररी इशू मैंने पढ़ा दिए हैं, तो सेल्फ स्टडी में देख लेना। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ सर्वे के क्या अवलोकन, कार्बन टैक्स के बारे में, माराकेश समिट के क्या आउटकम, मोस्टली कि नई मीटिंग में नए निर्णय लेंगे, हमने पढ़ लिया। नाउ थर्ड पिलर इज कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर भी रेडियो, मास कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस के अंदर ईयरबुक टाइप की थियरी एंड कंटेम्पररी इशू वो मैं 165 में पढ़ा चुका हूँ, वो रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में मैंने रखा है, आप देख लेना। नए डेवलपमेंट जानने लायक क्या, टेलीकॉम के अंदर BSNL, MTNL के मर्जर की बात चली। उसी प्रकार मास कम्युनिकेशन तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी के मर्जर की बात चली। राज्यसभा टीवी हामिद अंसारी अपने वाइस प्रेसिडेंट का पेट प्रोजेक्ट है, बट आजकल राज्यसभा टीवी द हिंदू कॉलमनिस्ट जैसा हो गया, मोदी सरकार की ज़्यादातर निंदा ही की जाती है। सो मोदी इज इंटरेस्टेड टू मर्ज इट विद द लोकसभा टीवी, बट वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म हो जाए फिर ये करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में नए बजट में बोला हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी, वहां आप बना सकते हो। और बजट के पहले ही जनवरी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वो तो लॉन्च हो चुका है, फर्स्ट पिलर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में पढ़ने लायक क्या, आर्ट एंड कल्चर के स्वरूप में फिलाटेल स्टैम्प कलेक्शन। तो 2016-17 में कौन कौन से स्टैम्प्स इशू किए गए, उनको राजस्थान के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्रेम आ गया, तो गणेश पोल, ग्लास विंडो, पीकॉक गेट एंड ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर ये लॉन्च किए गए। बैकेंड में कौन सा फोर्ट और वगैरह समय मिले तो देखना, अदरवाइज बस कम से कम की ब्लू पॉटरीज फॉर जयपुर इतना तो याद रख लेना भाई। बुद्धिज्म के स्टैम्प इशू किए गए। चैत्या हॉल महाराष्ट्र की काले केव में है, बुद्ध के जीवन के प्रसंग आपको देख सकते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर सांची स्तूप कॉम्प्लेक्स, और वहां पर ये सैंडस्टोन रिलीफ पे बोधि ट्री, पीपल का वृक्ष जो कि बुद्ध भगवान का प्रतीक है, उसका स्टैम्प इशू किया गया। उसी प्रकार सिखों के गुरु गोविंद सिंह साहिब, पंजाब में जन्म नहीं, बिहार के पटना में जन्म, तो वहां पर उनका जो तख्त श्री हरमंदिर सिंह साहिब जी है, वहां पर प्रकाश पर्व का उत्सव होता है, तो 350वीं बार हुआ, उसका स्टैम्प इशू किया गया। राजस्थान के रिलेटेड, धर्म के रिलेटेड स्टैम्प देख लिए। क्राफ्टिंग के रिलेटेड स्टैम्प भी इशू है। आगरा की जरदोसी कारपेट, जहां पर टेक्सटाइल यान तो यूज करते हैं, साथ साथ सिल्वर और मेटल के वायर भी उसमें डालते हैं। पेत्रा दूरा ब्लैक मार्बल के ऊपर जो आर्ट बनाया जाता है, मुगल बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा। थंजावुर पेंटिंग, ये तमिलनाडु के अंदर लकड़ी के ऊपर ही नक्काशी करके और उस पर कलर काम करके 3D पेंटिंग बनाई जाती है, थंजावुर पेंटिंग, उसका स्टैम्प इशू किया गया। पश्मीना कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी गोट के वूल से हाथ से वो शॉल बनाते हैं। छऊ मास्क, ओडिशा, बंगाल, झारखंड, वहाँ चैत्र पर्व के दौरान लोग ये मास्क पहन के डांस करते हैं, क्लासिकल डांस, और हर एक मास्क पुराण के किसी कैरेक्टर का प्रतीक है। फिर सरोटा, वो सुपारी काटने के लिए, और ऐसे ही मेटल क्राफ्ट के और भी स्टैम्प इशू किए गए। याद रखने लायक कि भाई ये ब्रॉन्ज नटराज चोला पीरियड में बनाया गया। कश्मीरी लोग नक्काशी करते हैं व्हाइट मेटल पे, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश के लोग करते हैं डोकरा मेटल क्राफ्ट।
ब्रास वर्क में कौन कौन फेमस है? जयपुर की कोप्तागिरी, यूपी का मुरादाबाद और गुजरात का पालीताना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइप के सवाल कुछ बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा 2017 में अचानक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ये भारत के अंदर पहने जाने वाले अलग अलग पगड़ियां, उस पर बहुत प्रेम आ गया। कुल मिला के 16 स्टैंप इशू हुए। हम केवल प्रीलिम के लिए काम है ऐसे सिलेक्टेड स्टैंप ही देखेंगे। असम के लोग पहनते हैं जापी कैप। वो टी प्लांटेशन में काम करते दौरान वो सनलाइट से आपको प्रोटेक्ट करता है। फिर पुणेरी पगड़ी, नाम से सीधे है पुणा और महाराष्ट्रियन लोगों का ये। इसको साल 2009 में जीआई स्टेटस दिया गया। अब पुणेरी पगड़ी है तो मैसूर का क्या है? पेटा। कश्मीरी लोग क्या पहनते हैं? कराकुल कैप। पंजाबी लोग क्या पहनते हैं? दस्तार। और बिहार के लोग क्या पहनते हैं? मिथिला टर्बन। नाउ सम ट्राइबल कैप्स। नागा वॉरियर पहनते हैं हॉर्नबिल कैप, वो पक्षी की चोंच से बनाया गया। साथ ही साथ ये भी याद रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। देन अंगामी नागा वो बाम्बू कैप पहनते हैं। छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया के कुछ ट्राइबल ये पहनते हैं बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइबल कैप। गवाल सिंगा मारिया जनजातीय कैप, वो भैंस के सींग या ऐसा कुछ ये दिखता है। लद्दाख के अंदर 2 टोपी, वहाँ के ट्राइबल ब्रोपा ट्राइब पहनते हैं टेपी कैप और वहाँ की महिलाएं पहनती हैं गोंडा कैप। इसके अलावा सेना के रिलेटेड बहुत सारे स्टैम्प, बट याद रखने लायक कि भाई पूना हॉर्स एक प्रकार की रेजिमेंट है, 200 साल खत्म किए। सुपर हरक्यूलिस एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है जो माल सामान 20 टन तक का, इवन दुर्गम से दुर्गम प्रदेश में एकदम छोटी एयर स्ट्रिप हो वहां पर भी लैंडिंग करा सकते हैं। उत्तराखंड, फिर ये हुडहुड साइक्लोन, फिलीपींस के अंदर हाइयान साइक्लोन, सब जगह मदद के लिए इसका यूज़ किया गया। फिर दिल्ली की 2 कॉलेज, रामजस कॉलेज और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आज़ादी के पहले के भारत में इनको लॉन्च किया गया थे, इनके भी स्टैम्प इशू हो गए। एनवायरमेंट रिलेटेड स्टैम्प ज़्यादा काम के। 2017 में लेडी बर्ड स्टैम्प, ये जंतु कोलियोटेरन्स फैमिली को बिलोंग करता है, अर्थात इसके जो आगे के पंख है वो कवच जैसे मजबूत होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। और ब्रिटिशर्स ने इनको नाम दिया लेडीज बर्ड या लेडीज बीटल। जैसे बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस होता है, इनका भी मेटामॉर्फोसिस होता है। एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज फसल को नुकसान करने वाले एफिड, स्केल इंसेक्ट, इनको ये लेडी बर्ड खा जाते हैं। देयरफॉर दीज आर इंपॉर्टेंट एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स। इसलिए उनका एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में महत्व है और शाबाशी देने के लिए उनके ये स्टैम्प इशू किए गए। एनवायरनमेंट की और बातें करें तो तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है और अंधेरी नदी वहां से बहती है, उसके लिए भी स्टैम्प इशू हुआ। ऑर्किड, एग्रीकल्चर के भी सवाल निकलते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस कंबाइन है, तो ऑर्किड का स्टैम्प इशू किया गया। याद रखना है कि आर्कटिक और एंटार्कटिक को छोड़ के सभी देश और कॉन्टिनेंट्स में ये पाया जाता है। कन्फ्यूशियस के समय से ही इसका श्रृंगार में उपयोग किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन एक तो हो सकता है एबायोटिक एजेंट की मदद से, जैसे हवा है, पानी है, उसकी मदद से परागरज चली जाए। दूसरा होता है बायोटिक एजेंट, जैसे मधुमक्खी है, कोई जानवर है, राइट। तो ये बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए इनका हो सके, इसलिए ऑर्किड का फ्लावर स्ट्रक्चर एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से इवॉल्व हुआ है। उस हिसाब से ऑर्किड इज कंसिडर्ड मोर सुपीरियर देन अदर प्लांट्स इन एवोल्यूशन। माइकोरिजा फंगी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है। माइकोरिजा फंगी जो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ऑर्किड उसको चूस के और तंदुरुस्त हो जाता है। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्किड खुद का खाना नहीं बना सकता है, नो, इट इज केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। भारत के अंदर हिमालयन ऑर्किड प्रजाति इट इज एंडेंजर्ड। साल 2016 में नियरली थ्रेटन्ड बर्ड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी स्टैम्प इशू किए गए। वेस्टर्न घाट के अंदर पाए जाते हैं फ्लाई कैचर, मक्खी पकड़ने वाले ये पक्षी, काली नारंगी रंग का और नीले रंग का। सो दिस टू, अंडमान के अंदर वुडपेकर, निकोबार के अंदर पिजन, दीज आर नियरली थ्रेटन्ड बर्ड्स। इनके बारे में जागृति लाने के लिए ये स्टैम्प इशू किए गए। तो मैच द फॉलोइंग में क्या, अंडमान का वुडपेकर, निकोबार का पिजन और वेस्टर्न घाट के फ्लाई कैचर। अल्बानिया में जन्मी एक महिला एग्निस बोजाक्सिउ भारत में आती हैं, कलकत्ता के अंदर जनसेवा का काम करती हैं। 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है और 2016 में उनका कैनोटाइजेशन होता है, अर्थात उसके बाद वो मदर टेरेसा नहीं सेंट टेरेसा बनी, तो उनके सम्मान में ही एक स्टैम्प इशू किया गया। उसी प्रकार आम्बेडकर 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, उसका स्टैम्प इशू हुआ। दीनदयाल उपाध्याय की 150वीं जन्म जयंती 2016 में, तो उनके सम्मान में स्टैम्प इशू किया गया।
अब ये पंडित दीनदयाल तो कौन सी संस्थाओं के साथ जुड़े थे, कौन कौन से जर्नल्स एडिट करते थे, किताबें लिखी, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप पढ़ लेना तो आपको मदद मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा अलग अलग लोगों के काम की शाबाशी, एनवायरनमेंट की जागरूकता के लिए, धार्मिक और बाकी आर्ट क्राफ्ट के बारे में जागरूकता के लिए स्टैम्प इशू किए गए। उसी प्रकार बजट 2017 में भी कमेमोरेशन हम याद करेंगे, ऐसा बोला गया। क्या याद करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल खत्म हुए, साबरमती आश्रम की स्थापना के भी 100 साल खत्म हुए, और एक बुक्सी जगबंधु उन्होंने 1817 के अंदर सोल्जर सरप्राइजिंग कराई थी ओडिशा के खोरडा में, तो उसको 200 साल हुए, उसको भी हम कमेमोरेट करेंगे। तो ये 3 याद रखने हैं आपने। इसके अलावा एक फ्रेंच ऑथर था रोमेन रोलैंड, जिसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। वो गांधी जी के साथ पत्र व्यवहार करता था। वो पूरा कंपाइलेशन रोमेन रोलैंड एंड गांधी कोरस्पॉन्डेंस की किताब पब्लिकेशन डिवीजन ने रिलीज करी। बजट से जुड़ा नहीं है, बट ऑल दिस थिंग, वो बुक्स इन न्यूज के नाम पे पूछे ये कौन था रोमेन रोलैंड, तो फ्रेंच ऑथर, लिटरेचर याद रहेगा। मित्रों, कम्युनिकेशन के नाम पे ये हमने फिलाटेली स्टैम्प कलेक्शन देख लिया। अब आईटी कम्युनिकेशन, आईसीटी के बारे में 1977 में एनआईसी की स्थापना हुई, 2006 में फिर लेके आए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। 2016 में मोदी ने बोल दिया नहीं, उसको बोलेंगे डिजिटल इंडिया मिशन, और साल 2019 तक सारा आईटी नेटवर्क और पुख्ता कर देंगे। अब इसके पिलर क्या है, वो मुख्य परीक्षा ई गवर्नेंस के लिए काम किए। हमें प्रीलिम के लिए याद रखना लायक क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवे, तो ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए भारत नेट की स्थापना करेंगे। फिर ये ई क्रांति, उसके अंतर्गत ये पुलिस का सॉफ्टवेयर, जुडिशरी का सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो एक नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी बनाई गई, तो गूगल ड्राइव की तरह वहाँ अपना स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सब आप डाल सकते हो, तो हर बार जेरोक्स लेके घूमने की जरूरत नहीं। ये डिजिटल इंडिया मिशन का एक पिलर है इन्फॉर्मेशन टू ऑल। उस अनुसंधान में एनआईसी ने ई संपर्क प्लेटफॉर्म बनाया है। तो डिपार्टमेंट कोई भी हो, महिला बाल विकास, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई भी, वो अपना एसएमएस कैंपेन, न्यूज लेटर कैंपेन उस प्लेटफॉर्म के मार्फत जब सभी लोगों को पहुंचा सकते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके अंतर्गत ब्लैक मनी डिपॉजिट कर लो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वट एवर, ऑल दोज थिंग्स कैन बी ब्रॉडकास्टेड। भारत नेट क्या है? साल 2011 में यूपीए सरकार लेके आई नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हर एक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए पैसा किधर से आएगा? तो सभी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी को बोला गया कि एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, उसमें आपने पैसा डालना होगा, और ये यूएसओएफ की मदद से एक तो कि नक्सल इलाकों में मोबाइल टावर बनाएंगे, और दूसरा कि ये ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड में जोड़ेंगे। ये काम करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया जिसका नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। फिर मोदी सरकार आई, उन्होंने ये NOFN नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, उसका नाम बदल के कर दिया भारत नेट। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ये काम देखेगा। टारगेट क्या है? भारत के अंदर कुल मिला के 2.65 लाख ग्राम पंचायत है, तो 31 मार्च 2018 तक कम से कम इनमें से 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल जानी चाहिए। नए बजट में इसके लिए 10,000 करोड़ डाले गए। अब खाली नेटवर्क कनेक्टिविटी दे दी, दैट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, लोगों को कंप्यूटर यूज करना भी आना चाहिए। तो 2016 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री लेके PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, और फिर आगे बोला गया कि हर एक ग्राम पंचायत वाले 200 से 300 लोगों को रजिस्टर करके उनको ये कंप्यूटर उपयोग करना सिखाएंगे। 2017 बजट में बोला गया कि डिजी गांव बनाए जाएंगे, अर्थात ये ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद से गांव-गांव तक टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, ये सब पहुंचाया जाएगा अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन। अब वो तो पहले से ही था ही और हो ही रहा था, बट बस उसका फैंसी नाम, एब्रीविएशन बना डिजी गांव। उसके अलावा इंटेल वाले अपनी तरफ से एक कदम उन्नति की ओर, तो हर एक गांव के अंदर जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहां पर उन्नति केंद्र बना के कंप्यूटर साक्षरता वो लोग भी देंगे। इसके अलावा मित्रों, ये ई गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल्स, स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, वो सारी बातें मुख्य परीक्षा के लिए काम की हैं पेपर 2 में। तो आप यूट्यूब के ये लिंक पे जाइएगा, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। आईसीटी की और कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, तो कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक है GSAT-9। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किधर से किया? इसरो ने आंध्र प्रदेश में अपने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया 2017 मई महीने में। अब ये रॉकेट और ये पूरा ऐसा दिखता है, लेफ्ट साइड वाला देखिए, बट वो जो नीचे होता है जिसकी मदद से उड़ेगा, आग लगेगी, वो चीज़ को क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज किए गए, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसमें होती है।
बहुत भारी वजन का सैटेलाइट भी बहुत लंबी दूरी तक ये लोग ले जा सकते हैं। और फिर ऊपर जाके हवा में ये खुल जाएगा आकाश में, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये वाली चीज़ हवा में खुलेगा, अंदर फिट किया है तब तो ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा ही लगेगा, राइट। सो दैट इज GSAT-9 जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या काम करेगा? टीवी, DTH, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इस सब के लिए संचार का रिले का काम करेगा। और केवल भारत ही नहीं, सार्क के सभी 8 देश माइनस पाकिस्तान, मतलब कि कुल मिला के 7 देशों के ऊपर ये कम्युनिकेशन की सुविधा देगा। अब सबको सुविधा देगा तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये सारा खर्चा पानी किसने निकाला? भारत ने सोचा कि भाई अब नेपाल और भूटान और क्या इनसे पैसा लेना, तो 100% इट इज़ इंडिया फंडेड। और इस सैटेलाइट का वजन कितना है? 2230 किलो। लास्ट 2016 की प्रीलिम में ऐसा एक सैटेलाइट का वजन पूछा, तो ये याद रखना। तो मित्रों, इस प्रकार से फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लिया। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। ये स्वच्छ भारत मिशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी सड़क के लिए क्या, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, स्मार्ट सिटी, अमृत, हृदय प्रसाद एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में। और उसके साथ फिर फिफ्थ पिलर खत्म हो जाएगा।